हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग संविधान का संवैधानिक विकास लेकर चल रहे थे एक टॉपिक, जिसमें मैंने आपको एक दो क्लास प्रोवाइड किया था। उन सभी दो क्लासों का जो भी मैंने आपको पढ़ाया था उसको भी, और प्लस जितने आगे भी जितने भी अधिनियम बचे हुए हैं उनको एक साथ फिर से हम लोग क्या करते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं उनको एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। और आगे का जहाँ पढ़ाना है उसे हम लोग क्या करेंगे, स्थिरता के साथ जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही क्या करेंगे, पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को इस क्लास का जो भी पीडीएफ चाहिए तो देखो, ये हमारे टारगेट विद गुरुकुल चैनल है, टेलीग्राम है। वहाँ पर अगर जाओगे तो सारे टेलीग्राम के चैनल आपको क्या करेंगे, जितने भी पीडीएफ पढ़ाए जाते हैं वो सारे पीडीएफ वहाँ पे आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम लोग 1600 का चार्टर एक्ट हम लोग पढ़ चुके थे। बस इस पर थोड़ा सा हम लोग अपनी नज़र घुमा लेते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ा गया था। तो मैंने उसमें आपको जो पढ़ाया था 1600 चार्टर एक्ट पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। कितने वर्षों का अधिकार दे दिया था भाई? 15 वर्षों का अधिकार दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। यही दो पॉइंट हम लोग को क्या करना था, इसमें याद करना था, समझना था। इसको मैंने विधिवत क्या कैसे कंडीशन सब पढ़ा चुका हूँ। आप लोग इसके बैक वाले क्लास को देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगली बात हम लोग कौन से पढ़े थे, 1726 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी एवं मद्रास प्रेसिडेंसी, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए कानून का निर्माण इंग्लैंड में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था, बनाता था इन लोगों को। पर देखिएगा, जैसे अगर कहा जाए भारत में, तो भारत में 3 ही प्रेसिडेंसियां थे प्यारे। एक तो यहाँ पे जो था इसे हम लोग क्या कहते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे। यहाँ पे जो था इसे हम लोग क्या कहते थे, मुंबई प्रेसिडेंसी कहते थे। अब यहाँ पे जो था मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे। ये 3 प्रेसिडेंसियां हमारे पास थी। अब इन तीनों प्रेसिडेंसियों में ध्यान देना, इन तीनों के लिए जो कानून का निर्माण होता था, इन तीनों का कानून का निर्माण इंग्लैंड में स्थित क्या करती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करती थी। पर इस अधिनियम के तहत क्या कहा गया, इस अधिनियम के तहत कहा गया कि जो मुंबई प्रेसिडेंसी है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, इन तीनों अपने लिए कानून का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इनको मतलब कि अब ब्रिटिश में जो बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इनके लिए कानून का निर्माण नहीं करेगी, बल्कि ये स्वयं अपने गवर्नरों के माध्यम से कानून का निर्माण कर सकते हैं। मतलब मद्रास का जो गवर्नर है अपने क्षेत्र में कानून का निर्माण कर सकता है, बंगाल का गवर्नर जो है अपने क्षेत्र में कानून निर्माण कर सकता है, और मुंबई का जो गवर्नर है अपने क्षेत्र में निर्माण कर सकता है। बात समझ आ रहा है? तो ये बात यही कही थी। तो वही देखो नीचे लिखा गया है, 1726 के चार्टर एक्ट के तहत सभी प्रेसिडेंसियों को अपने गवर्नर के माध्यम से स्वयं कानून निर्माण करने का अधिकार दे दिया गया। समझ रहे हैं? तो सभी को 1726 के तहत जितने भी, चाहे बम्बई प्रेसिडेंसी था, चाहे मुंबई था, चाहे बंगाल था, यहाँ के गवर्नर जो थे अपने अनुसार यहाँ पे कानून का निर्माण कर सकते थे। ये बातें कहाँ समझाई गई थी? 1726 में, जो आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है। आइए अगला देखते हैं, अगला कौन सा एक्ट है भाई? 1726 के बाद आपका आएगा 1773। इसमें मैंने आपको 4 काम बताया था, अगर आपको याद हो। एक सीओडी के क्षेत्र में बताया था, एक गवर्नर जनरल के क्षेत्र में बताया था, और तीसरा आपको बताया था क्या ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में बताया था, और चौथा उपहार से। तो आइए फटाफट उन सभी चीज़ों को हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ तो सीओडी का मतलब होता है भैया, क्या होता है? इसे हम लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संस्था बनाई गई थी, जो क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या करती थी, नियंत्रण स्थापित करती थी। अब भारत की जो गतिविधियां होती थी, भारत में जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो, या सैन्य गतिविधियां हो, या आर्थिक गतिविधियां हो, इनकी जानकारी किसको देती थी? तो ब्रिटिश सरकार को देती थी। ब्रिटिश सरकार को ये क्या करती थी, सीओडी संस्था को क्या करती, सीओडी क्या करती थी, कंपनी किस तरीके से भारत में रिफॉर्म कर रही है, किस प्रकार की वहाँ आर्थिक गतिविधियां कर रही है, या कोई भी एक्टिविटी कर रही, तो उसकी जानकारी किसको देती थी? ब्रिटिश संसद को देती थी। अब इनका जो कार्यकाल था उस समय, वो कितना था? 1 वर्ष था। कितना था भैया? 1 वर्ष था। तो इनका कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 4 वर्ष कर दिया गया है। क्या किया गया है? इनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया था। इनका काम क्या था? तो सर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य था, वो कार्य किस तरीके से कर रही थी, भारत में आर्थिक गतिविधियां कैसे चल रही थी, इसके साथ साथ अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे राजनीतिक कैसी विधियां चल रही थी, तो इन सभी की जानकारी किसको देती थी? ब्रिटिश संसद को देती थी। तो ये इनका कार्यकाल पहले 1 वर्ष होता था। तो इस एक्ट के तहत इनका कार्यकाल क्या किया गया?
4 वर्ष कर दिया गया। और इसमें एक बात और कहा गया, इनके जो सदस्य हैं 1/4 सदस्य प्रति वर्ष क्या करेंगे, पद त्याग देंगे। मतलब 1/4 सदस्य प्रति वर्ष त्याग देंगे, या तो 6 सदस्य का चुनाव प्रति वर्ष होगा। इसका मतलब यह हुआ अगर 6 सदस्य का चुनाव प्रति वर्ष हो रहा है तो 1/4 का मतलब क्या होगा, टोटल इसमें कितने सदस्य थे, 24 थे। कितने थे भैया, 24 थे। तो 24 सदस्यों में से या तो 1/6 सदस्य प्रति वर्ष क्या करते थे, त्याग दे देते थे, और वही 1/6 सदस्य का क्या होता चुनाव, मतलब कितने सदस्यों का, 6 सदस्यों का क्या होता था, चुनाव होता था। ये बातें कहाँ कही गई, यहीं की गई। तो सीओडी क्षेत्र में आपको बस इतना याद रखना है कि इनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 4 वर्ष कर दिया गया है। ये करते क्या थे, तो भारत में प्रशासन, राजस्व एवं सैन्य की सूचना ब्रिटिश संसद को देते थे। क्या करते थे, भारत में प्रशासन, राजस्व एवं सैन्य की सूचना ब्रिटिश संसद को दिया जाता था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करती थी, कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कैसे किस तरीके से काम कर रही है, इन पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती थी। रही बात। और इसके बाद तीसरी बात मैंने आपको बताया था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मैंने आपको बताया था 3 प्रेसिडेंसियां थी, 3 प्रेसिडेंसियां थी भारत में, 3 थी। तो यहाँ आपको बताया था क्या था, मुंबई था, यहाँ क्या था, बंगाल था, और यहाँ क्या था, मद्रास था। तो 3 प्रेसिडेंसियां थी। तीनों जो ये दोनों प्रेसिडेंसी थी, मुंबई और क्या था, मद्रास, इन दोनों को क्या किया गया है, बंगाल के अधीन कर दिया गया। अब इन सभी के लिए अभी क्या था, 1726 के चार्टर एक्ट में क्या था कि तीनों अपना कानून निर्माण अलग अलग क्षेत्र में अलग स्वयं करते थे। पर इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो मुंबई में कानून निर्माण, जो मद्रास में कानून निर्माण होगा, मद्रास और मुंबई में, ये दोनों जगह कानून निर्माण जो बंगाल का गवर्नर होगा ना, जो वो कानून बनाएगा वही लागू कहाँ पर होगा, मद्रास में, और वही कानून कहाँ लागू होगा, तो ध्यान देना वहाँ होगा, मुंबई में। और बंगाल के जो गवर्नर था उसके पद को बढ़ाकर क्या कहने लगे, अब गवर्नर को हम लोग क्या कहने लगे, गवर्नर जनरल। अब पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग, है कि नहीं है, याद रखेंगे। तो वही बातें सारी यहाँ देखिए लिखा होगा। अधीन क्या क्या गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास और मुंबई को कर दिया गया, एवं बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। अब ध्यान देना, प्रथम गवर्नर जनरल पूछे कौन है, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग है। अब देखेंगे गवर्नर जनरल के अगर पूछे परिषद में कितने सदस्य थे, तो गवर्नर जनरल के परिषद में कुल कितने सदस्य थे, 4 + 1 सदस्य थे। कितने थे भैया, 4 + 1 सदस्य थे, जिनमें से एक क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था, और 4 उसके क्या थे, अन्य सदस्य। तो गवर्नर जनरल कौन था भैया, तो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग। और अन्य सदस्य के रूप में कौन थे, सर फिलिप्स फ्रांसिस, मानसन, वारवेल और क्लेवरी। ये 4 सदस्य थे जो गवर्नर जनरल के सहायता के लिए बनाए गए थे, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य थे, जो गवर्नर जनरल के कार्य करने में क्या करते थे, मदद करते थे। तो टोटल कितने सदस्य थे, 5 थे, और इसमें से एक क्या था, गवर्नर जनरल था, और 4 उसके क्या थे, अन्य सदस्य थे। इसके अलावा अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल परिषद सभी सैनिक और सिविल मामले, जितने भी सैनिक और सिविल मामले थे वो कौन देखता था, तो सभी सैनिक और सिविल मामले कौन देखता था, गवर्नर जनरल देखता था। इसका काम गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया था, तो सैनिक मामलों को देखना और सिविल मामलों को देखने का काम इसका था। इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद ये तो 2 काम हो गया प्यारे, एक तो गवर्नर जनरल के क्षेत्र में हो गया था, और दूसरा सीओडी क्षेत्र में हो गया था। अब तीसरा कार्य हम लोग किसमें देखने जा रहे हैं, तो तीसरा कार्य हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे लिए क्या हुआ था, इसी एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। तो ध्यान देना, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में ना, ये मुख्यतः अंग्रेजों के लिए बनाया गया था, कि वहाँ जो सैनिक थे उन सैनिकों के लिए बनाया गया था। क्या कोर्ट की स्थापना की गई थी कहाँ पे, 1774 में। कहाँ किया गया था भैया, कोलकाता में किया गया था। तो पहली बार भारत में न्यायालय व्यवस्था के प्रावधान आया हमारे सामने, किस एक्ट के तहत, 1773 के तहत। और इसमें क्या किया गया, जब इसको बनाया गया 1774 में, तो ध्यान देना, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 क्या थे, अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो सर एलिजा एम्पे। कौन थे, सर एलिजा एम्पे थे। और 3 अन्य सदस्य कौन से थे, तो कौन थे भैया, एलएस से याद करते हैं, एलएचएस कैसे याद कर सकते हैं, लेमिस्टर, हाइट, चैम्बर्स। लेमिस्टर क्या कर सकते हैं, तो ध्यान है, सर एलिजा एम्पे, लेमिस्टर, हाइट और चैम्बर, इनके 3 सदस्य थे, जो क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मदद करते थे। और यहाँ पे गवर्नर जनरल के जो 4 सदस्य थे वो गवर्नर जनरल को कार्य करने में क्या करते थे, मदद करते थे। तो ध्यान देना है, तो इसमें ये पॉइंट याद कर सकते हैं। अच्छा, इन जजों की जो नियुक्ति होती थी ना, तो ध्यान देना, ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा किया जाती थी।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि जो जजों की नियुक्ति की जाती थी कौन करता था, तो ब्रिटेन के साम्राज्य इनकी क्या करते थे, नियुक्ति करते थे। इसके अलावा ध्यान देना है, यहाँ पर भारत में ब्रिटिश कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा उपहार लेने से क्या था, प्रतिबंध लगाया गया था कि कोई भी व्यक्ति, ध्यान देना है, भारत में अगर वो जब तक ब्रिटिश जब तक हाँ नहीं करता है तब तक कोई उपहार नहीं ले सकता है। जैसे वर्तमान समय में अगर आपसे मैं कहूँ भारत, तब भारत में किसी भी कोई भी देश अगर आपको पुरस्कार देना चाहता है या कोई आपको इनाम देना चाहता है, तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप किसी भी अन्य देशों के साथ आप कोई भी वहाँ से उपहार नहीं ले सकते हैं। उपहार लेने के लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। ऐसे उस समय जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर थे, काम कर रहे थे, उन्हें किसी भी राजा द्वारा अगर कोई उपहार दिया जाता था तो उपहार लेना क्या था, मना था। आप उपहार नहीं ले सकते। अगर हाँ ब्रिटिश संसद अनुमति देती है तो ले सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति को अगर अनुमति आप दे दे, तो राष्ट्रपति अगर आपको अनुमति दे देता है, तो मान लो अगर पाकिस्तान कोई उपहार आपको देना चाहता है तो आप उपहार ले सकते हैं। पर अगर राष्ट्रपति चाहेगा तब, अगर नहीं चाहेगा तो आप उपहार को नहीं ले सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिससे वर्तमान संविधान में भी आपको ये बातें दिखाई देंगी। उपहार लेना क्या भैया, प्रतिबंध। अब आप बताओ, ये पहली बार ऐसा होता है कि भारत के अंदर पहली बार क्या होता है, न्यायिक सामाजिक सुधार की तरफ क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार हुआ। तो ध्यान देना, आपसे पूछा सकता है कि भारत में किस एक्ट के तहत भारत के अंदर कह सकते हैं प्रशासनिक और न्यायिक सुधार की प्रक्रिया जन्म लेती है। तो ध्यान देना 1773 एक्ट के तहत लेती है। इस एक्ट के तहत भारत में प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार जन्म दिया गया एवं भारत में भ्रष्टाचार को कम किया गया। मतलब पहली बार इस एक्ट के तहत भारत में भी जो भ्रष्टाचार फैले हुए थे उसको नियंत्रण करने की कोशिश की गई। अभी जैसे जैसे हम लोग एक्ट की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से धीरे धीरे, अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपको संवैधानिक विकास अगर देखेंगे, संवैधानिक विकास इसको हम लोग दो फेज में पढ़ते हैं प्यारे। अगर देखा जाए तो पहला पढ़ते हैं 1773 से 1858 तक, और फिर 1858 से लेकर कहाँ पढ़ते हैं, 1947 तक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फेज है इसे हम लोग कहते हैं किसका काल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का काल था। यहाँ से यहाँ तक जो भी प्रावधान आते हैं कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का बोलबाला था। पूरी तरीके से अगर डोमिनेट कोई कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, पर जैसे 1858 का समय आता है, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से यहाँ के ब्रिटिश संसद इसे कंट्रोल में ले लेती है, और वहाँ से भारत में प्रशासन पूरी तरीके से खुल के एकदम समझ लीजिए ओपनली ग्रुप में कौन आ जाएगा, ब्रिटिश आ जाएगा। इसीलिए 1858 से लेकर 1947 को हम लोग ब्रिटिश ताज का शासन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटिश ताज का शासन, क्योंकि यहाँ से अब ब्रिटिश संसद पूरी तरीके से भारत में डोमिनेट करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया जाएगा, दबा दिया जाएगा। अब आप देखेंगे जैसे जैसे एक्ट आता जाएगा, देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां हैं ना धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। अब ऐसा क्यों किया गया था, मैंने आपको समझाया था पहले वाले क्लास में, क्योंकि ये जितने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ये लोग क्या करते थे, यहाँ से इनकम होने बाद जब अपने घर जाते थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं घूसखोरी चालू हो गया था। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारा वेश्याखोरी या जुआखोरी, तमाम प्रकार के, मतलब वहाँ कह सकते हैं जो दशाएँ थी, स्थिति थी, बहुत ही खराब हो चुकी थी। और ये वही लोग कर रहे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर लोग थे, वो क्योंकि यहाँ से अधिक लाभ कमा रहे थे। क्योंकि आपको पता होगा जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, तो यहाँ से मसाला लेके गया था और कितना 60 गुना मुनाफा कमाया था। तो कहने सकते हैं यहाँ से जो भी प्रोडक्ट ले जा रहे थे तो अच्छा खासा लाभ कमा रहे थे। तो वहाँ पे अच्छे से बताइए, जायज़ सी बात है, अगर मान लीजिएगा आप ही अपना घर बनवा रहे हैं, पड़ोसी वाला घर एकदम गड़बड़ है, तो देख के आपको जलना चालू करेगा, कहाँ से इसका पैसा आ रहा है, क्या बात है, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ऐसे ही वहाँ पे हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो तो ग्रोथ कर रहे थे, बाकी सभी क्या कर रहे थे, वहाँ डाउन हो रहे थे। तो कहीं न किस बात की समस्या थी और इसके कारण समाज में बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही थी। इसीलिए नियंत्रण करने का प्रयास धीरे धीरे ब्रिटिश संसद करेगी इन सभी को। तो ध्यान देना है, तो आर एस पॉइंट में आपको याद करना है क्या, भारत में प्रशासनिक और न्यायिक सुधार को जन्म किस एक्ट के तहत दिया गया प्यारे, तो 1773। चलिए आइए आगे हम चलते हैं, इसको तो हम लोग पढ़ा चुके हैं, आगे चलते हैं। ये भी देखिए पढ़ चुके प्यारे। होता क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट सेटलमेंट ऑफ 1781, इसमें किया क्या जाता है, ब्रिटेन के पीएम एवं अध्यक्ष एडवर्ड वर्क के सुझाव पर इसे क्या किया गया, पहली बार तो लाया गया। क्या किया गया, ब्रिटेन के पीएम और एडवर्ड जो अध्यक्ष एडवर्ड वर्क थे उनके सुझाव पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। अभी आपको जब मैं 1773 के लियोटिंग एक्ट बता रहा था, इसमें 2 पॉइंट बताया, एक तो गवर्नर जनरल के बारे में बताया था आपको, और दूसरी बात बताया किसके बारे में बताया है, सुप्रीम कोर्ट के
न्यायाधीश बने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। तो मैंने बताया गवर्नर जनरल में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4+1 था, है कि नहीं है, जबकि इनमें कितना था भैया, 3+1 था। तो जब भी गवर्नर जनरल कोई भी कार्य करना चाहती थी, जब भी कोई गवर्नर जनरल काम करना चाहती थी या कोई भी चीज को ब्रिटिश संसद को बढ़ाना चाहती थी, यहाँ पे जो भी भारत में लागू करना चाहती थी, तो ये क्या करती थी, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश था भैया, इसको क्या काम करता था, न्याय करना काम होता था। और जैसे ही समाज शोषण कोई चीज होने लगे तो ये तुरंत ये क्या करता था, गवर्नर जनरल कामों को क्या करता था, रोक देता था। मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का पावर, कह सकते हैं गवर्नर जनरल के पावर से ज्यादा किसका था, सुप्रीम कोर्ट का पावर था। इसके कारण क्या हो रहा था, गवर्नर जनरल के कामों में बाधा पड़ रहा था, ये सही तरीके से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या कर परेशान हो रही थी। तो इसीलिए इस एक्ट के तहत क्या किया गया, गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के हायरार्की से क्या किया, बिल्कुल अलग कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर जनरल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को यह बात भी कहा गया, आपका जो न्यायिक शक्ति है वो सिर्फ फोर्ट विलियम तक लागू होगा। जो उन्होंने किला बनाया था फोर्ट विलियम अंग्रेजों ने, उस किला के अधीन ही आपका लागू होगा। आप बाहरी कोई भी न्यायिक मामले नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था ना, तो भारत के भी मामले को सुनने लगा था। जबकि भारत का भाई क्षेत्र, अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई हुई है, भारत में पूरी तरीके से कब्जा की नहीं है, तो आपको भारतीय जो बाहर के मामले है, भारतीय मामले है, उसको सुनने का अधिकार तो है नहीं। आपकी नियुक्ति सिर्फ इसलिए किया गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो अंग्रेज लोग हैं, उनसे संबंधित कोई मामला अगर आ रहा है तो आप उसको सुन सकते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों को इस एक्ट के तहत क्या किया गया, कम किया गया, और गवर्नर जनरल की शक्ति से एकदम क्या कर दिया गया, इसे बाहर। आइए देखते हैं, वही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल से समाप्त कर दिया गया। बात वही है, गवर्नर जनरल को शक्तियों को कह सकते तरीके से कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के शक्तियों को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को केवल फोर्ट विलियम तक, केवल कहां तक रहेंगे भैया, फोर्ट विलियम तक ही सीमित कर दिया गया। अब इसे क्वेश्चन यही बन सकता है यहीं से, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को फोर्ट विलियम के अलावा भारतीय क्षेत्र के भी मामले को सुनने का अधिकार था। तो यही पॉइंट अगर पेपर में आ गया तो समझ लीजिए गलती होने की संभावना रहेगी। तो केवल इनकी शक्तियां, ध्यान देना, 1781 के तहत क्या किया गया, केवल सुप्रीम कोर्ट को फोर्ट विलियम के अधीन ही कर दिया गया है, और उनको गवर्नर जनरल के परिषद से बिल्कुल क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। तो क्या यहाँ तक की बातें अगर समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए आइए अगला एट आ गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखो भाई, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो अपने आप में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप समझेंगे इसके तहत क्या किया गया है। वैसे मैं इसको पढ़ा चुका हूं एक बार, आप लोग जरूर बैक क्लास ले लीजिएगा, यहाँ पे एक तरीके से रिवीजन के तौर पे तेजी से थोड़ा चलने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, यह एक्ट, पहली बात तो ध्यान देना, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया। क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इसको लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। अब देखिएगा, इसमें विलियम पिट्स जो ब्रिटेन के पीएम थे, एक युवा पीएम थे, इन्होंने इस एक्ट को भेजा। अगर आपसे कहा जाए कि इस एक्ट को भेजने वाले कौन थे, इसीलिए देखो इसका प्यारे नाम भी क्या पड़ गया है, पिट्स। पिट्स क्यों पड़ गया है, क्योंकि इसे विलियम पिट्स ने, ब्रिटेन के जो पीएम थे, उन्होंने इस एक्ट को क्या किया था, भेजा था। अब देखिएगा, इसमें क्या किया गया, सीओडी को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब देखिएगा सीओडी, अब सीओडी क्या करता था, सीओडी का ध्यान देना कार्य करता था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करता था। सीओडी क्या करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करता था। पर ये सीओडी की जो नियुक्ति होती थी, वो इसे चुनते कौन थे, ईस्ट इंडिया के मेंबर चुनते थे। अब बताओ, जब इसी के सदस्य है तो ये जो भी काम करेंगे कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में ही करेंगे। तो इनको नियंत्रण करने के लिए किसी संस्था का तुमने कोई व्यवस्था किया है? अगर इस संस्था को, अगर सीओडी को कोई नियंत्रण नहीं करेगा तो मनमानी ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर इसे चुने हुए हैं, तो इनके मेंबर जो चुने हैं तो इनके काम जो होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के काम तो कोई रुकेंगे नहीं, आराम से हो जाएंगे। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण, सीओडी को नियंत्रण करने के लिए किसका गठन किया गया, तो ध्यान देना, बीओडी की किया गया। किसका किया गया, बीओडी का। अब बीओडी को मतलब हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया जो सीओडी के ऊपर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। और उसके साथ साथ ये भी बता दिया गया कि सीओडी का काम क्या है और ध्यान देना है बीओडी का कार्य क्या है। तो देखेंगे उसी बात को यहाँ लिखा गया है, सीओडी को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
मतलब आप कह सकते हैं बीओडी का गठन किया गया। इसमें 6 सदस्य थे। अगर पूछा जाए बीओडी में कुल कितने सदस्य थे प्यारे, तो 6 सदस्य थे, जिसमें से एक वित्त मंत्री होता था। एक ध्यान देना है, वित्त मंत्री होता था, 4 प्रीवी काउंसिल होते थे, एक राज्य मंत्री होते थे। तो अब देखिए इसमें जितने भी मेंबर हैं सब कहाँ क्या जा रहे हैं, संसद क्या जा रहे हैं, जो सरकार के लिए काम करेंगे। और सीओडी में जो मेंबर थे वो किसके थे, कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के ही मेंबर थे, तो मनमानी काम करेंगे। तो इसीलिए ध्यान देना है सीओडी में कुल 6 मेंबर थे। अच्छा, जो सीओडी वाले थे इनको आराम से अगर मैं आपसे कहूँ तो यह व्यापार के मामले में अच्छा इनको जानकारी है सीओडी को, क्योंकि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, एक व्यापारिक कंपनी है, तो इनको व्यापार में नॉलेज है। पर ये प्रशासनिक क्षेत्र का भी काम कर रहे थे, बताओ इनको कितना शऊर है, कुछ है। तो इसीलिए प्रशासनिक क्षेत्र का काम करने के लिए किसको लाया गया है, बीओडी को। क्योंकि देखो अब राज्य मंत्री है, वित्त मंत्री है। अब बताओ वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, इनको प्रशासन कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, इनको ठीक ठाक की जानकारी है। अब तुमको सरकार चलाने के लिए दे दिया थोड़ी चला पाओगे। अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी जैसे सरकार, ये लोग अच्छे सरकार का संचालन कर पाएंगे, हम लोग थोड़ी कर पाएंगे, हम लोग को पता ही नहीं है। तो जिसको पता होगा सरकार वही से चला पाएगा। तो इनको कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों की जानकारी ठीक ठाक थी, तो इसीलिए अब सीओडी को कहा गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इन्हें कहा आप सिर्फ व्यापारिक एवं वाणिज्य कार्य को देखेंगे। अब व्यापार के मामले में उन्हें बढ़िया जानकारी था। जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं कहूँ अंबानी साहब को कहूँ कि आप चलिए सरकार चलाइए, और नरेंद्र मोदी जी को कहूँ चलिए आप कंपनी चलाइए, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उनको उस क्षेत्र का नॉलेज नहीं है और इनको इस क्षेत्र का नॉलेज नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी हम लोग के तो बीच से हमारे भारत के कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के रीढ़, जो भारत को बहुत ही ज़्यादा योगदान किए, रतन टाटा साहब, जो कि हम लोग के बीच से अब क्या हो चुके हैं, अलविदा हो चुके हैं। तो उनका सतत नमन है हम लोगों को कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं आगे ले जाने का सबसे बड़ा योगदान उनका बहुत है, और उनका पूरी दुनिया जो है, हमारे भारत जो है पूरा हमेशा के लिए उनके लिए हमेशा क्या तत्पर रहेगी, और उनके इस उपकार को कभी भी नहीं भूलेगी, हमेशा याद करेगी, क्योंकि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया है, और जो आज हम लोग के बीच में नहीं है। तो दोस्त इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यापारिक मामला जो अच्छे से देख सकता है, तो उसको अगर उसको बनाओगे तो उसका विकास बहुत अच्छे से करेगा। जिसको जिस क्षेत्र का नॉलेज है, अगर उस क्षेत्र का उसको नियुक्त करोगे तो काम करने में क्या होगा, सक्षम होगा, और उसकी प्रगति ज़्यादा होगी। वही चीज़ें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो सीओडी को व्यापारिक मामले का जानकारी था, इसीलिए इसे व्यापार एवं वाणिज्य के मामले को सौंप दिया गया कि आप इसके कार्य को देखेंगे। वही बीओसी क्या करेगा, बोर्ड ऑफ काउंसिल बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोल सकते हैं, यह राजनीतिक गतिविधियों को देखेगा कि यहाँ पर किस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियाँ बनाई जा रही हैं, कैसे नहीं बनाई जा रही। वहीं ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया भैया। इसके साथ गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कह सकते हैं गवर्नर जनरल की जो परिषद की सदस्य संख्या थी, उसे ध्यान देना कितनी थी भैया। अब देखो 4+1 था, 4+1 था, तो इसकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5। मतलब अब 5 प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। तो ध्यान देना है, इसमें गवर्नर जनरल की संख्या जो थी 4+1 थे, उसे कितना कर दिया 5+1, क्योंकि 1773 के रिलेटिव एक्ट के तहत आपको मिलता था 4+1 था, अब कितना कर दिया गया है, 5+1 कर दिया गया है। तो गवर्नर जनरल की संख्या को क्या किया गया, बढ़ाया गया। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया कि मतलब अगर कोई भी कार्य है, अगर लगता है उससे सही है या नहीं है, तो वीटो पावर का वो प्रयोग कर सकता है। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति हमारा आर्टिकल 111 के तहत वीटो पावर का यूज करता है। अगर वीटो पावर का उल्लेख पूछा जाए किस आर्टिकल में है, तो 111 में है, जो हमारा राष्ट्रपति यूज करता है। वैसे ही गवर्नर जनरल को भी वीटो पावर दे दिया गया था, अपने शक्तियों उस मतलब कह सकते एक तरीके से कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की शक्तियों को क्या किया गया भैया, बढ़ा दिया गया था। इसके बाद देखेंगे कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने से मना कर दिया गया। तो भैया जो कोई भी कंपनी है, तो कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने से क्या किया गया था, मना कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि भैया मान लो कोई राजा है, कंपनी को मिलाना है, तो कंपनी क्या करेगी, कुछ उपहार दे देगी और उनके मन के हित का काम करने लगेगी। इसीलिए उपहार लेना प्रतिबंध। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था राष्ट्रपति का, कि अगर बराक ओबामा राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, बराक ओबामा तो काफ़ी लेट हो गए हैं, वो तो पुराने राष्ट्रपति थे। बताओ अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है इस समय, है पता है कि नहीं पता है, कौन है भाई, जो बाइडन। अब जो बाइडन साहब, मान लो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको पुरस्कार देना चाहते हैं, तो आपको पुरस्कार तब तक नहीं ले सकते जब तक कि हमारे भारत के राष्ट्रपति आपको क्या करेंगे, द्रौपदी मुर्मू अनुमति न दे। जब तक अनुमति नहीं देंगे तब तक आप क्या कर सकते हैं, पुरस्कार को नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से कंपनियों को भी कर्मचारियों को उपहार लेने से क्या किया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कहने लगेंगे। मतलब ये कहा गया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, आने वाले समय में ब्रिटिश क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ से क्या आपको एक झलक नजर आ रही है क्या, कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर धीरे धीरे नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। अब करिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या है, ब्रिटिश संसद की कंपनी है, कहीं ना कहीं अब अपना कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अब देखेंगे आते आते एक्ट में जैसे अब 1813 का पढ़ेंगे, 1833 पढ़ेंगे, तो वहाँ से पूरी तरीके से डोमिनेट कर ले जाएगी। देखें इसके अलावा ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो क्वेश्चन बनाएगा, द्वैध शासन भारत में ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के दौरान पूरे भारत में लागू हो गया। मतलब 2 स्तरों पर सरकार चलने की जो प्रक्रिया थी वो कहाँ पे, द्वैध शासन भारत में ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के दौरान पूरे भारत में क्या हो गया भैया, लागू हो गया। अब यही देखिएगा PYQ ग्रुप में जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन इसके बाद पढ़ने के बाद इसको पूरे रिविजन कर लीजिएगा। इसके बाद अगर संवैधानिक विकास का कहीं से कोई भी क्वेश्चन हो आप बनाइएगा, सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर संवैधानिक विकास इतना पढ़ ले हैं तो इसके बाद आपको पर्याप्त है। इसके साथ साथ ध्यान देना है, बंगाल के द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 की इलाहाबाद संधि के तहत और रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत समाप्त कर दिया गया था। अगर देखा जाए हमारा द्वैध शासन पहले था, पर 1765 में ध्यान देना है, 1765 में क्या होता है, देखो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में किसका होता है, प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी के युद्ध के बाद ही क्या होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। तब इलाहाबाद की 2 संधि होती है। तो इलाहाबाद संधि के तहत ही क्या किया गया था, जो द्वैध शासन चल रहा था उस द्वैध शासन को क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। पर इसे क्या किया गया, इस एक्ट ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन को पूरे भारत में क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। बात समझ आई भैया? इस पॉइंट को आप याद कर सकते हैं। सब सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, दोबारा आपको रिवीजन ही करा रहा हूँ। और रिवीजन का तरीके से देखेंगे तो भरपूर तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। आइए आगे चलते हैं। 1793, अगर 1793 का अगर एक्ट देखेंगे तो मैंने कहा था इसके लिए आप याद कर लीजिएगा क्या, मोसाज। अगर आप मोसाज याद कर लेंगे तो आपको ये सारे काम याद है। मो से क्या हो गया प्यारे, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। मोनोपोली मतलब क्या होता है, 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया, बढ़ा दिया गया। दूसरा यस से क्या हो गया, सैलरी। क्या हो गया भैया, सैलरी। अब जो आपने ध्यान देना, इसके पहले आपने किसका गठन किया था, BOC का गठन किया था। अब BOC गठन क्यों किया गया था, COD को नियंत्रण करने के लिए और प्लस राजनीतिक गतिविधियों को देखने के लिए। तो इसकी जो अभी BOC का जब गठन किया गया था तो उस समय किसने किया था, ब्रिटिश संसद ने किया था। तो इसको वेतन कौन दे रहा था, तो ब्रिटिश संसद दे रहा था। तब ब्रिटिश संसद दे रहा था तो इसने कहा कि अब ब्रिटिश संसद इसका वेतन नहीं देगी, बल्कि कौन देगी, तो इसे भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब भारतीय राजस्व का मतलब ये हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमा रही उसे देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? इसको क्या किया गया, BOC का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। तो सैलरी क्या दिया जाएगा, भारत के राजस्व से दिया जाएगा। इसके अलावा ये से मतलब क्या हो गया प्यारे, एडवांस। क्या हो गया, एडवांस। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ये लगा दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो प्रति वर्ष पहले ही 5 लाख पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ब्रिटिश संसद को देगी, उसके बाद व्यापार करेगी। अब देख रहे हो नियंत्रण धीरे धीरे कर रही है। तो क्या कर रही है, 5 लाख पाउंड संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिवर्ष अग्रिम देगी। मतलब पहले 5 लाख रुपया दे देगी, फिर 1 साल व्यापार करती रहेगी। समझ रहे हैं? उसके बाद फिर दूसरा साल आएगा, फिर 5 लाख पाउंड देगी, फिर व्यापार करेगी। इस तरीके प्रावधान है। और इसके साथ साथ गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया गया। ध्यान देना, जहां GG आ रहा है इसका मतलब हो रहा है गवर्नर जनरल। ठीक है ना भैया? तो ध्यान देना है, गवर्नर जनरल शक्ति को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। ये भी अपने आप में भैया खतरनाक था। क्या था भैया, इसको याद करना है तो इसे कर सकते हैं, चाची को मिस करता हूं एक बार शिक्षा के लिए। अगर ये याद हो जा रहा है आपको तो आप पूरी तरीके से आप समझिएगा कि 1813 के एक्ट में जितने पॉइंट बनने वाले हैं कर लेंगे। चाची को एक बार मिस करता हूं, किसके लिए भैया, शिक्षा के लिए। अब चाची को मिस करोगे शिक्षा के लिए करोगे ना, ठीक है। तो चा से क्या हो गया बेटा, चाय, और ची से क्या हो गया, चीनी। ये क्या हो गया, चाय, और इसका मतलब क्या हो गया, चीनी। सॉरी, चाय और प्लस चीनी, चाय चीनी। चाय और चीन से अभी भी व्यापार कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। बाकी शेष और जो भी व्यापार है वो ब्रिटिश संसद मतलब ब्रिटेन के कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं।
मतलब कहीं ना कहीं देख रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश किया। अभी चाय और चीन के साथ अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, बाकी सभी लोग आकर भारत में जैसे मसाले के व्यापार और सब कपड़े के व्यापार, जितना भी और व्यापार है अदर अदर यहाँ व्यापार वो कर सकते हैं। तो वही चीज देखो लिखा गया है, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर चाय और चीन को छोड़कर। अभी भी चाय और चीन के ऊपर व्यापार करने का अधिकार किसको है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके साथ साथ ध्यान, मिस का मतलब हो गया बेटा मिशनरी। ईसाई मिशनरियों को कहाँ भेजा गया? धर्म प्रचार करने के लिए भारत, मतलब ईसाइयों कहाँ भेजा गया? भारत भेजा गया। और एवं जिसे ध्यान देने इसमें प्रावधान किया गया, अगर कहा गया भारत में भी जिस व्यक्ति को, जैसे कोई भी बच्चा है अगर उसका पिता नहीं है, अगर उसके पिता की मृत्यु हो जा रही है तो उसे अपने पिता की संपत्ति तभी दी जाएगी जब वो ईसाई धर्म को अपनाएगा। और समझिए धीरे, अब यहाँ से दो बातें नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये देख रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के साथ साथ भारतीयों के ऊपर भी नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। अब बताइए भारतीय भूमि क्षेत्र है, वहाँ का कोई व्यक्ति है, अब बताओ वहाँ कोई व्यक्ति है वो कह रहा है अब उसकी जमीन ही है, अब कह रहा है आपकी जमीन आपको तभी मिलेगा जब आप ईसाई धर्म अपनाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज हैं, कहीं ना कहीं भारतों के ऊपर पूरी तरीके से आधिपत्य कर चुके हैं, कंट्रोल में ले लिए हैं, तभी तो ऐसा कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं भैया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब कह रहे हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि कोई जब भी अगर कोई पुत्र होगा, अगर उसका पिता की मृत्यु हो चुकी होगी तो उसे अपने पिता की संपत्ति तभी मिलेगी जब वो ईसाई धर्म को अपनाएगा। अगर नहीं अपनाता है तो उसकी संपत्ति ब्रिटिश खजाने में मिला लिया जाएगा। बताओ कितनी बड़ी समस्या की बात है। तो जिस व्यक्ति को पिता की मृत्यु हो गई होगी उसको अपने पिता की संपत्ति तभी दी जाएगी जब वो ईसाई धर्म को क्या करेगा? अपनाएगा। अगर नहीं अपनाएगा तो उसके पुत्र को अब उसके पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। समस्या की बात है। इसके बाद देखो शिक्षा, तो क्या किया गया? भारतीय शिक्षा के एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अब सोचो क्या रहा, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देंगे भारतीय को शिक्षा दिलवाने के लिए। मतलब भारत को दिखाना क्या जा रहे हैं? नीचे दिखाना जा रहे हैं। भारत नीचे थोड़ी है यार, भारत से बड़ा ज्ञानी नहीं, भारत से पुराना किसी की इतिहास नहीं। जब सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ पता चला हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है, 1750 से लेकर 2350 BC तक है। सिंधु घाटी सभ्यता में बताओ 2 प्रकार के कूड़ेदान मिलते थे, सूखा और गीला, जो आज हमको ये सिखाते हैं अंग्रेज कि भारत में कोई कल्चर नहीं है। अरे भारत जैसा कल्चर तो कहीं मिलेगा ही नहीं, जो सीखते हैं सब भारत सीखते हैं, भारत से कोई किसी नहीं सीखता है, ये समझ लीजिएगा। तो ध्यान देना, 1 लाख रुपया देते थे शिक्षा के लिए। अब क्यों देते थे? क्योंकि सब इंग्लिश थे ना, चाओ माओ चाओ बोलने वाले। अब इंग्लिश तुम बोल रहे हो तो हमारे भारतीय तो भैया शुद्ध हिंदी बोलने वाले हैं ना, तो इसीलिए सोच रहे थे अगर ये थोड़ा अंग्रेजी सीख जाएंगे तो हम जो कहेंगे तो काम आसानी समझ जाएंगे और कर लेंगे। तो अपने लाभ के लिए सारे काम कर रहे थे, ये मत सोचिए आपके लिए कर रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो क्या किया, ये पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन के तौर पे भाई हमको समझना ही पड़ेगा। भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। आइए अगला एक्ट है भाई 1833। अब देखिएगा यहां से पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त ही कर दिया जाएगा। क्या किया गया है? देखिए व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अभी तो क्या था, चाय और चीन के साथ व्यापार कर रहे थे 1813 में, पर फिर से एकदम ही क्या किया गया, व्यापार को पूर्णतः क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। और अब जो भी चाय और चीन पे व्यापार करते थे अब वहां भी नहीं करेंगे, वहां पर कोई भी व्यक्ति जाके व्यापार कर सकता है ब्रिटेन का। तो क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः क्या कर दिया गया है? यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः क्या कर दिया गया बेटा? समाप्त कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। अभी जो गवर्नर जनरल थी, अभी जो कानून बनाती थी तो सिर्फ 3 प्रेसिडेंसी बनाती थी, या तो बंगाल में बनाती थी, मुंबई में बनाते थे, बंगाल हो गया, मुंबई हो गया, अब मद्रास हो गया, इन 3 प्रेसिडेंसी बनाते थे। पर अब इसके तहत अब क्या किया गया है, अब तीनों प्रेसिडेंसी के अलावा नहीं पूरे संपूर्ण भारत में क्या किया, कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया है? गवर्नर जनरल को। मतलब यहाँ से इस बात की जानकारी मिल रही है कि यहाँ पूरी तरीके से अंग्रेज भारत के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, भारत के ऊपर पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं? आधिपत्य कर चुके हैं। अब यहाँ से ब्रिटिश संसद का पूरी तरीके से कार्य चलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना है अगला पॉइंट क्या किया है, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का क्या किया गया?
विधि आयोग की स्थापना किया गया, जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। मतलब इसी में अगर पूछा जाए विधि आयोग कब आया, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, विधि आयोग के जनक कौन है? तो लॉर्ड मैकाले हैं। कब आया? 1834 में आया। और किस एक्ट के तहत आया है? तो आप बता सकते हैं 1833 एक्ट के तहत आया है। 1833 एक्ट के तहत आया है। ठीक है। इसके साथ साथ अब देखेंगे अगला एक्ट, इसके साथ अधीनस्थ सेवा में, ध्यान देना क्वेश्चन यहाँ से, अधीनस्थ सेवाओं में चलिएगा। तो देखिएगा 1853 यहाँ तक तो हम लोग बातें समझ लिए थे। अब अच्छा एक बात यहीं पे और याद करना है, अधीनस्थ सेवाओं में भारतीयों को शामिल, मतलब जो छोटे सबऑर्डिनेट सर्विस थे उसमें क्या किया गया, धीरे धीरे भारतीयों को भी मौका दिया जाने लगा। अब भारतीय भी इसके अंदर क्या हो सकते हैं, अब नौकरियों के अंदर आ सकते हैं। तो ध्यान देना है अधीनस्थ सेवाओं में भारतीयों को शामिल किस एक्ट के तहत किया गया है? तो ध्यान देना 1833। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। अगर अधीनस्थ सेवाओं में बात करेंगे तो ध्यान देना 1833 का एक्ट आएगा। और वहीं अगर मैं आपसे बात कर लूंगा किसके बारे में, IAS जैसे बड़े एग्जामों के लिए, तो ध्यान देना कौन सा आ जाएगा? 1853। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। आइए 1853 में देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया। मतलब यहाँ से जो 20 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ा दिया जाता था, बल्कि उसे समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश महारानी जब चाहें तब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा सकती हैं। क्या किया गया, जो 20 वर्षों के लिए मोनोपोली हर वर्ष बढ़ा दिया गया था, अब इसको पूर्णतः क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और ये कहा गया अब इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को जब चाहे तब समाप्त किया जा सकता है। उसके साथ साथ COD के क्षेत्र संख्या, COD की संख्या को 24 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 18 कर दिया गया है। ध्यान देना है 24 से घटाकर 18 कर दिया गया है, जिसमें 6 सदस्य महारानी द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब COD के बारे में एक पॉइंट याद कर सकते हैं, COD का गठन ध्यान देना कब हुआ है? तो 1773 में। COD का गठन कब किया गया है? 1773 में। और COD के ध्यान देना, COD में क्या किया गया था? तो जो COD था, COD को नियंत्रण करने के लिए क्या किया गया था? किसका गठन किया गया था? BOC का। और COD का गठन, BOC का गठन कब किया गया था? 1784 एक्ट के तहत किया गया था, जो अभी आपको जस्ट मैंने बताया। इसके बाद COD को कार्य क्या दिया गया था? तो ये व्यापारिक एवं वाणिज्य मामला दिखेगा। क्या दिखेगा? वाणिज्य मामला दिखेगा। तो इसको दिया गया था। अब इसके सदस्य संख्या जो थी कितनी थी भाई? 24 थी। कितना था? 24 था। अब इसकी संख्या 24 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया है। तो COD वाले पॉइंट को जो पढ़ रहे हो, तो COD को ऐसे बना लो, COD को बना लो, और COD के साथ किस एक्ट के तहत क्या छेड़खानी की गई, क्या बातें की गई हैं, उनको एक साथ मेंशन करके लिख लो। इससे आपको पॉइंट एक जगह COD के क्षेत्र में रहेगा तो आपको याद रहेगा। ऐसे जैसे मैं नौकरी के बारे में क्षेत्र बताया भारतीयों को, तो अधीनस्थ सेवा में कब शामिल हुए? 1833 में शामिल हुए। वहीं बड़ी प्रतियोगिताओं में कब शामिल हुए? 1853 में। तो दोनों पॉइंट एक जगह रख लेंगे तो आपको पेपर के समय बड़े अच्छे से मैथ क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिएगा देखिएगा 1858 का अधिनियम। इसके पहले हम लोग 1853 का अधिनियम पढ़ चुके हैं। तो 1858 के अधिनियम में अगर देखेंगे इसके तहत क्या किया गया भैया? तो पहली बात क्या किया गया, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या किया गया? समाप्त करके इसके स्थान पर ब्रिटिश ताज का शासन हो जाता है। मतलब कहने मतलब क्या है कि अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेट कर रहा था, अब उसे समाप्त करके बल्कि किसको ला दिया गया? वहाँ पर ब्रिटिश संसद काम करेगा। अब मैंने यही चीज़ आपको बताया था कि 1858 के बाद ध्यान देना है 1947 तक, 1947 तक क्या था? ब्रिटिश क्या था भैया? ब्रिटिश ताज का शासन होगा। तो क्या हुआ, इस देखिएगा इसी एक्ट के तहत देखिए क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके इसके स्थान पर ब्रिटिश ताज का शासन हो जाता है, जो सभी शक्तियां भारत में सचिव, भारत के सचिव को देगा और भारत का सचिव इस शक्ति का प्रयोग परिषद की सहायता से करेगा। किससे सहायता करेगा? परिषद सहायता करेगा, जिसमें कुल परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो परिषद में कुल 15 सदस्य थे। परिषद में कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे, जिसमें से 8 लोग जो थे वो ब्रिटिश सरकार से चुने जाते थे। वहीं ध्यान देना है 7 लोग जो थे वो ध्यान देना है किसे? BOD से चुने जाते थे। अब ध्यान देना है मतलब कहने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को पूरी तरह बंद करके अब यहाँ से ब्रिटिश शासन क्या करेगी? भारत पे शासन करने का प्रयास करेगी। अब देखिएगा जिसमें कुल 15 मेंबर थे, 8 सदस्य जो थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से और 7 सदस्य कहाँ थे? BOD से थे। समझ रहे हैं? और ये टोटल सदस्य इसमें कितने थे? 15 थे। कब? 1858 में। इसके बाद अगली बात क्या किया गया? भारत में
द्वैध शासन को पूर्णतः नियंत्रित कर दिया गया। भारत में जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन को पूर्णतः नियंत्रित करके संसद को हो गया। मतलब यहाँ से द्वैध शासन को समाप्त करके अब यहाँ से शासन प्रशासन संचालन कौन करेगा, तो यहाँ से कौन करेगा भैया, संसद हमारा शासन प्रशासन का क्या करेगा, संचालन करेगा। इसके बाद यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा, गवर्नर जनरल के स्थान पर अब वायसराय पद लाया गया। ध्यान देना है, गवर्नर जनरल के पद पर क्या लाया गया, वायसराय पद लाया गया। अब प्रथम वायसराय कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग। ऐसे ही आप याद करिएगा 1773 एक्ट के तहत ध्यान देना है, गवर्नर से क्या बना था, गवर्नर जनरल। क्या बने थे भैया, गवर्नर जनरल बनाया गया था। और गवर्नर जनरल कौन बना था, वारेन हेस्टिंग। क्या था, वारेन हेस्टिंग था। तो उसी तरीके से अब गवर्नर जनरल से और बढ़ाकर अब क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय। क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय। अब भारत का जो वायसराय था वो कौन बना प्रथम, तो कैनिंग। कौन बना भैया, कैनिंग बना। तो याद रखेंगे। इसके अलावा रॉयल कमीशन या इसी को हम लोग पेल कमीशन के नाम से जानते हैं, रॉयल कमीशन या पेल कमीशन की नियुक्ति किया गया, जिसके तहत भारतीय सैनिकों की क्या की जाएगी, भर्ती किया जाएगी। मतलब भारतीयों को आर्मी में लेने के लिए कमीशन की व्यवस्था की गई। उस कमीशन का क्या नाम था, पेल कमीशन या रॉयल कमीशन था, जिसके तहत भारतीय सैनिकों की, ध्यान देना है, क्या किया जाएगी, भर्ती लिया जाएगा। ये कुछ 4-5 पॉइंट थे 1858 की एक्ट से, आपको जो याद करना है। पहला तो क्या करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त करके वहाँ पे ब्रिटिश संसद अब क्या करेगी, सरकार चलाएगी, मतलब तरीके से प्रशासन करेगी। इसमें कुल 15 सदस्य रहेंगे और ये 15 सदस्य में से जो 8 रहेंगे वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से रहेंगे और वहीं जो 7 रहेंगे वो किसकी तरफ से रहेंगे, बीओडी की तरफ से रहेंगे। और यही मिलकर भारत के अंदर शासन प्रशासन का संचालन करेंगे। इसके बाद गवर्नर जनरल से क्या पद लाया गया, वायसराय लाया गया। इसके साथ साथ पेल कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसके तहत भारतीयों को आर्मी में भर्ती किया जाएगा। और द्वैध शासन को क्या किया, समाप्त करके संसद के तहत कानून निर्माण करने की व्यवस्था की गई। समझ में आया, ये चारों पॉइंट यहाँ से आपको याद कर लेना है। आइए चलते हैं अगले एक्ट की तरफ, और इसको आप लोग शॉर्ट स्कैन लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हो। चलिए अब देखिएगा, अगला है भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की बात करेंगे तो ध्यान देना है, यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, गवर्नर जनरल जो पूरे संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाता था, उसकी शक्ति को पूर्णतः क्या किया गया प्यारे, समाप्त कर दिया गया। और तथा विधि बनाने की शक्ति प्रांतों को दे दिया गया। मतलब अभी तक क्या कर रहा था कि जो संसद था वहाँ पे कह सकते हैं गवर्नर जनरल ही पूरे भारत के लिए कानून बनाता था, पर उसे समाप्त करके अब कानून का निर्माण कौन करेगा, तो ध्यान देना, प्रांतों को दे दिया गया। अब विधानसभा का क्या किया, गठन प्रारंभ किया गया। जैसे आपको बताऊं, विधानसभा में 1862 में किसका गठन किया गया था, बंगाल का। 1877 में किसका किया था, पंजाब का। NWF का कब किया गया था, 1887 में। तो मतलब कह सकते हैं यहाँ से विधानसभा का गठन होना चालू हो गया था। समझ आ रहा है। इसके बाद ध्यान देना, हमने आपको भी जस्ट पॉइंट में बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे बताया था कि लॉर्ड कैनिंग क्या था, प्रथम वायसराय था। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, मंत्रिमंडल व्यवस्था और विभागीय व्यवस्था शुरू किया गया था। आज भी आप देखिएगा तो क्या हम लोग क्या मंत्रिमंडल व्यवस्था नहीं है, क्या है, बिल्कुल है। तो देखेंगे तो मंत्रिमंडल व्यवस्था हमारे यहाँ आज भी है। तो वही चीज़ें उस समय अंग्रेजों ने भी अपने यहाँ अपने भारत में लागू किया था। क्या, मंत्रिमंडल व्यवस्था, जो विभागीय व्यवस्था शुरू किया गया था। इसके मतलब विभागों का वर्गीकरण, जैसे भाई खाद्यान्न विभाग अलग हो जाएगा, खाद्यान्न विभाग अलग कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जैसे वित्त का मामला जो रहेगा, वित्त मंत्रालय अलग कर दिया जाएगा। इसी से रक्षा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से कई विभागों का क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। और जब विभागों को वर्गीकृत कर देंगे तो उसके अलग अलग लोगों को नियुक्ति कर देंगे, तो इनका शासन प्रशासन है सही तरीके से क्या हो जा पाएगा, संचालन हो पाएगा। विकास होने की संभावना क्या होगी, प्रबल होगी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, विभागीय व्यवस्था का प्रयोग किया। इसके अलावा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। ध्यान देना है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव में काउंसिल में 3 भारतीयों को क्या किया गया, शामिल किया गया, इसके अंदर किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों के बीच में कोई भेद नहीं किया गया। मतलब जो केंद्र के विषय थे वही राज्य के विषय थे। इसमें मतलब कि जो विषय थे, विषयों को वर्गीकृत नहीं किया गया। केंद्र और प्रांत के विषय क्या थे, एक ही थे। कानून बनाने की शक्ति, मतलब बस कानून बनाने का अलग अलग था, पर विषयों का जो मामला था वो क्या था, एक जैसा था, कोई भी अंतर नहीं किया गया। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से कितना थी, 12 थी। मतलब जो विधायी कार्य करने वाले थे उसमें कितना थे, कम से कम कितना थे, तो कम से कम अगर बात करेगा तो कितने हो सकते थे, 6। अधिक से अधिक कितने हो सकते थे, अधिक से अधिक कितने हो सकते थे, तो 12 हो सकते थे।
इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए गवर्नर जनरल करता था। अगर पूछा जाए इनका कार्यकाल कितना होता था तो 2 वर्ष होता था, और करता कौन था तो गवर्नर जनरल इनकी नियुक्ति करता था। क्या आई बात समझ में? अगर देखा जाए इसके तहत आपको 4-5 पॉइंट याद कर लेना है। इसके तहत क्या किया है, विधानसभा का गठन किया गया है, और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी जो कानून बनाने का निर्माण करती थी उनकी पूरी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया है, और प्रांतों को शक्तियों बनाने की शक्ति दे दिया गया है। इसी में क्या किया था, इंपीरियल लेजिस्लेचर में 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। इसके तहत ध्यान देना केंद्रीय प्रांतीय विषय में कोई भी भेद नहीं था, और इनके अतिरिक्त जो विधायी शक्तियाँ थी उनमें सदस्यों की संख्या कम से कम कितना हो सकती थी 6, और अधिक से अधिक कितना हो सकता था 12 हो सकता था। तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गया हो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1892, देखो प्यारे 1892 बहुत ज़्यादा खास नहीं है, पर इसमें से जो 2 पॉइंट बन सकते हैं उसको हमको याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, आप देखेंगे तो बना हुआ है 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्रदान हुआ एवं 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। तो पूछा जाए ये जो अधिनियम आया था वो कब आया था, तो देखो ब्रिटेन से तो ये लॉन्च कब किया गया था 20 जून 1892 को, पर इसको स्वीकृति पूरी तरीके से लागू कब हुआ था तो 3 फरवरी 1893 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद संख्या जो 10 से क्या कर दिया गया था 16, मतलब अभी देखिए जस्ट इसके पहले पढ़े थे तो कितना था 6 से 12 था। ध्यान देना, तो इसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद की संख्या थी कितना दिया, कम से कम कितना हो सकते थे तो 10 होने सकते थे, और अधिक से अधिक कितना हो सकते थे तो अधिक से अधिक आप देखेंगे तो अधिक से अधिक कितना हो सकते थे भैया 16, जिसमें से 6 सरकारी और 10 एवं क्या होंगे गैर सरकारी, जिसमें से 6 सरकारी होंगे और 10 क्या होंगे गैर सरकारी के नाम से जाने जाएंगे। इसके साथ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भारतीयों को मिलती है कि पहली बार भारतीयों को बजट पे प्रश्न पूछने की अनुमति मिल जाती है। पर ध्यान देना है भारतीयों को बजट पूछने की अनुमति तो मिल जाती है, पर वोट देने का अधिकार नहीं था, पर उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और इसके साथ साथ ध्यान देना है अगर कोई सार्वजनिक विषय का मुद्दा है उसे 6 दिन पहले पूर्व सूचना देना पड़ता था, तब आपको उस प्रश्न को पूछ सकते थे। तो समझिएगा, मतलब जहाँ कुछ नहीं था पर ब्रिटिश संसद में कम से कम कुछ पूछने का तो मौका मिला, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो देखिएगा वही बात यहाँ लिखा गया है, बजट पर भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार तथा परंतु मत देने का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था। और सार्वजनिक महत्व के विषय पर सार्वजनिक महत्व 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछ सकते थे। इसमें 2 बातें खास याद कर लेना है। पहली बात तो ये, इसमें परिषद की संख्या कितनी थी, 10 से कितना कर दिया है 16 कर दिया था, कम से कम कितना रहेंगे 10 और अधिक से अधिक कितना रहेंगे 16, इसमें 6 सरकारी और 10 क्या होंगे गैर सरकारी। वहीं पर अगर देखा जाए तो भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार कर दिया गया था, जिसमें प्रश्न पूछ सकते थे परंतु मत नहीं दे सकते थे। और अगर सार्वजनिक कोई विषय रहता था, सार्वजनिक मत का कोई विषय रहता था तो उनमें ध्यान देना है उसके लिए आपको 6 दिन पहले 6 डेज पहले आपको बताना पड़ेगा, तब आप प्रश्न को पूछ सकते थे। इसके अलावा भैया अगली की अगर बात करेंगे तो अगले हमारे पास कौन है भारतीय परिषद नियम। ध्यान देना है इसे हम लोग ध्यान देना क्या कहते हैं, इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि मार्ले क्या थे भारत के, ध्यान देना है मार्ले भारत के क्या थे भैया सचिव थे। कौन थे, ये सचिव थे। अब ये ध्यान देना ये मिंटो कौन थे तो मिंटो वायस राय थे। कौन थे, वायस राय थे, और सचिव कौन थे मार्ले थे, तो मार्ले मिंटो। तो ध्यान देना है अगर देखा जाए तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, इसे अरुंडेल समिति के सिफारिश पर डिवाइड ऑफ रूल पॉलिसी के तहत लाया गया था। अगर इसे पूछा जाए तो इसे अरुंडेल समिति के सिफारिश पर डिवाइड ऑफ रूल पॉलिसी के तहत क्या किया गया था, लाया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते, क्यों कहते भैया, क्योंकि मार्ले वहाँ सचिव थे और मिंटो क्या थे वायसराय थे। इन्हीं दोनों का अध्यक्षता में भारतीय परिषद अधिनियम को लाया गया था। इसके साथ इसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। क्या, इसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों को लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। मतलब कि यहीं से अगर मैं आपसे बात कहूँ तो कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम का जो एक विवाद है ना, इनका जड़ देखो अंग्रेज यहीं से बोते हुए चले जा रहे हैं। अब सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग हो रही है, मतलब यहाँ मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग होने का मतलब क्या है, मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि हिंदू वर्ग और मुस्लिम वर्ग को विभेदित किया जा रहा है, उनके बीच में अंतर स्पष्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी संख्या कम है तो शोषित तो होंगे, पर कहीं ना कहीं यहाँ देखिए भारतीयों भर की गलती नहीं है, हिंदुत्व की गलती नहीं है, यहाँ दोनों कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती थी। पर फिर भी अब यहाँ देखिएगा, पर यहाँ सबसे बड़ी गलती किसकी थी, अंग्रेजों की थी। क्या भैया,
इन्होंने क्या किया, जातिवाद का बीज यहीं से बो दिया। अगर आपको देखा जाए तो अगर जातिवाद की बीज देखा जाए तो जातिवाद का बीज बो दिया गया। और जो जातिवाद का बीज बोया गया, अभी देखिए आगे चल के इतना बड़ा रूप ले लेगा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा। अपने आप में कितना खतरनाक हो रहा है। जहाँ की आज़ादी लड़ते समय हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर लड़ा है, ऐसा नहीं कि कोई हिंदुओं पर लड़ा है केवल मुस्लिमों ने लड़ा है, दोनों ने मिलकर आज़ादी लड़ी है। पर अंग्रेज जानते थे ये दोनों अगर एक हो जाएंगे तो आगे आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, दबा देंगे, विश्व के पटल में बहुत आगे जाएंगे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, बंटवारे की नीति अपना दी। और यही से देखेंगे पाकिस्तान हर बार मुस्लिम वर्ग जो था अलग अलग संप्रदायों को अलग अलग तरीके से अपने आप को अलग होने की मांग करता रहेगा, जो बहुत बड़ी समस्या आज के समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो कह सकते हैं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मंडल की प्रावधान किया गया। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में ही प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मतलब अब भारतीय भी विधि निर्माण कर सकते हैं प्लस प्रशासन संचालन भी कर सकते हैं, मतलब दोनों में भी भारतीयों को क्या किया गया भैया, शामिल किया गया। शामिल जरूर किया गया है, पर अभी भी अधिकारी रूप में मेन रूप में कौन थे, अंग्रेज ही थे। इसके तहत वायसराय के कार्यकाल को परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। मतलब वायसराय में भी किसको शामिल किया गया, भारतीयों को शामिल किया गया। इसके अलावा भारतीय भी वायसराय के कार्यकारिणी में परिषद में शामिल हो सकते हैं, वो भी कानून निर्माण करने में सहायता दे सकते हैं। अब इस बार अभी तक जब हम लोग ये पढ़ रहे थे भारतीयों को प्रश्न पूछने की बात, तो देखेंगे जब हमने 1892 का पढ़ा था तो सिर्फ इसमें प्रश्न पूछ सकते थे, मत नहीं दे सकते थे। पर इसके साथ साथ पर अगर सार्वजनिक प्रश्न कोई था तो 6 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता था। पर 1909 एक्ट के तहत क्या किया गया, इस परिषद अधिनियम के तहत किया गया कि परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों के विवेचना करना, मतलब जो भी बजट है उस पर लोकहित के विषयों की विवेचना करना, प्रस्ताव को लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार हो गया था। मतलब क्या किया गया है, यहाँ से परिषद के सदस्यों को बजट लोकहित विषयों की विवेचना करने तथा प्रस्ताव लेने तथा प्रश्न पूछने तथा साथ ही पूरक प्रश्नों को भी पूछने का अधिकार मिल गया था। जबकि देखिए यहाँ से आप जब इसको नोट डाउन करिएगा तो यहाँ से इस बातों को ध्यान दिया करिए आप लोग, इस तरीके से आप बना लिया करिए अपना शॉर्ट फॉर्म, ऐसे ऐसे बना लिया करिए, प्रश्न पूछने के क्षेत्र में। तो यहाँ से 2 एक्ट आपके सामने आ जाएंगे। एक तो क्या आ जाएगा भैया, 1892 का एक्ट आ जाएगा, एक 1909 का। तो इससे क्या बातें हो गई, इससे 2 बातें हमारे सामने आ रही है। 1892 में क्या हुआ था, प्रश्न पूछने का अधिकार तो था, पर ध्यान देना मत देने का अधिकार नहीं था। और जो भी सार्वजनिक प्रश्न थे उसमें 6 दिन क्या हुआ था, पूर्व सूचना देना पड़ता था। पर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ भी सकते हैं, अपने लोकहित पे चर्चा भी कर सकते हैं, प्रस्ताव को भी ला सकते हैं, इसके साथ साथ पूरक प्रश्नों को भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये दोनों एक्ट मिला के भी प्रश्न बन सकता है। तो इस तरीके से अपने कॉपी में एक कंसाइज फॉर्म में आप बना लिया करिए, जिससे आपको पेपर का हल करते समय ज़्यादा समस्या नहीं होगा। तो ध्यान देना है, भारतीय परिषद अधिनियम के तहत इसको आप याद कर सकते हैं। आइए अगला देखिएगा 1919 का एक्ट। अब देखिएगा 1919 का एक्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। आइए देखते हैं 1919 एक्ट से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहली बात ध्यान देना है, 1919 एक्ट को ध्यान देना है, इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस समय ध्यान देना है मॉन्टेग्यू जो थे भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय थे, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय शासन अधिनियम लाने का उद्देश्य क्या था, आप बताओ। भारतीय शासन में भारतीयों को भागीदारी को बढ़ाना था। ध्यान देना, भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को क्या करना था, बढ़ाना था। अब देखिएगा क्या हो रहा था, सबसे पहली बात हो रही है, आप देखेंगे 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। जब 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो ध्यान देना अंग्रेजों को सैनिकों की आवश्यकता थी, तो ध्यान देना उसी समय आपको अगर कहा जाए तो भैया गांधी जी उसमें देखेंगे तो अगर कह सकते हैं उसी समय एंट्री मारे थे। गांधी जी कब आए थे भाई, अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आते हैं, 1915 में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, भारतीयों ने क्या किया था, भारतीयों ने अंग्रेजों को
अंग्रेजों को सैनिक सहायता दिया था कि नहीं दिया था? और सहायता दिया तो इसीलिए जब देखो गांधी जी अपना सबसे पहला 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। और देखेंगे चंपारण सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। तो चंपारण सत्याग्रह में क्या किया जाता है? अब देखेंगे यहाँ से आज़ादी जब यहाँ जाते हैं तो बिहार का मामला था, अभी आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से गांधी जी को इसमें कामयाबी मिलती है। इसके साथ साथ ही देखेंगे आप लोग ये खेड़ा आंदोलन भी करते हैं, खेड़ा आंदोलन भी करते हैं। और खेड़ा आंदोलन के साथ साथ वही ध्यान देना अहमदाबाद मिल भी था, अहमदाबाद मिल भी था। तो अहमदाबाद जो मिल आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था, इन तीन के तीनों में अंग्रेजों को देखोगे भारत में जो गांधी जी थे, ये गांधी जी को तीनों आंदोलन में कामयाबी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार चल रहा था, उसमें इनको सैनिकों की आवश्यकता थी। अब भारत इनको सैनिकों की मुहैया करा रही थी, और जब सैनिकों को मुहैया करा रही थी तो उस समय गांधी जी की बात मानने के लिए बाध्य थे। तो गांधी जी जो भी बातें बोलते थे उसको स्वीकार कर लेते थे। पर वही देखो जैसे ही 1919 से 14 से 18 के बाद वर्ल्ड वार खत्म होता है, तो उसके बाद देखेंगे तो आपको देखेंगे 1920 में क्या चलता है? असहयोग आंदोलन चलता है। अब यही असहयोग आंदोलन गांधी जी का देखेंगे विफल हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो गांधी जी का कोई भी आंदोलन पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ जाता है। सैनिकों की मांग कर रहे थे, और उसी समय जब गांधी जी ने मदद करने के लिए तैयार क्यों हो गए थे? इसके पीछे कारण क्या था? तो उन्होंने कहा था भारतीयों के लिए संविधान बना के देंगे। क्या देंगे? भारतीयों के लिए संविधान बना के देंगे। तो बल्कि संविधान नहीं बनाया उन्होंने क्या दे दिया? 1919 का एक्ट दे दिया प्यारे। क्या दे दिया? 1919 का एक्ट दे दिया। और 1901 में देखकर क्या कहा? भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया गया। आपने कहा था संविधान बनाने के देने के लिए, और ऊपर से आपने 1919 का एक्ट दे दिया। तो जरा देखो 1919 एक्ट में क्या क्या प्रावधान इन्होंने किया था भैया, आइए चेक करते हैं। देखिएगा, इनका भारतीय शासन में भारतीयों को भागीदारी को बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसे एडविन मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। राज्यों में क्या किया गया भैया? द्वैध शासन की स्थापना किया गया। और पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन। पहली बार क्या हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। इसी के साथ साथ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ एवं भारतीयों के लिए अलग से परीक्षा का प्रावधान किया गया। मतलब पहली बार क्या हुआ कि लोक सेवा आयोग का यूपीएससी का, अगर मैं आपको यूपीएससी का अगर मैं आपसे कहूँ तो आर्टिकल आपका इसको याद ही होगा, आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 315 यूपीएससी के बारे में आपको बताएगा। तो देखेंगे अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जो यूपीएससी का व्यवस्था एग्जाम था, इन्होंने अलग से क्या किया था? इसका मुहैया करा दिया था। इसके साथ साथ भारतीय सचिव को शक्ति दिया गया कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सके। महालेखा परीक्षक, ध्यान देना है, तो महालेखा परीक्षक की क्या किया जाएगा? नियुक्ति किया जाएगा। महालेखा परीक्षक क्या होता है कि जैसे कोई भी कार्य हो रहा है तो उस पर एक तरीके से उसका ब्यौरा तैयार करना। इसका वीडियो पूरा महालेखा परीक्षक का हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाइएगा उसको देख लीजिएगा। वहाँ आपको पूरी महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा। कौन इसका नियुक्ति करता है, क्या इसका वेतन होता है, किस आर्टिकल में होता है, ये क्या कार्य करता है, इसी के माध्यम से बजट पेश होता है नहीं होता है, सारी चीज़ महान्यवादी के बारे में, सब के बारे में अलग अलग टॉपिक से अलग अलग वीडियो पड़े हुए हैं। तो देखिएगा, तो महालेखा परीक्षक की क्या किया गया भैया? नियुक्ति किया। इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में देखिए, अभी 1909 के एक्ट के तहत कहेंगे तो 1909 के एक्ट के तहत केवल मुसलमानों को अपनाया गया था, पर इस एक्ट के तहत अब सिखों को, ईसाइयों को भी भारतीय में लागू किया गया। मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में अभी तक केवल मुसलमान थे, पर अब क्या किया गया? सिख और ईसाइयों सभी को भी क्या किया गया भैया? मिलाया गया किसमें? भारतीय निर्वाचन प्रणाली में। इसके अलावा 120 सदस्यों वाली चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, और जिसे हम लोग नरेंद्र मंडल के नाम से जाने जाते हैं, इसकी भी क्या किया गया था? व्यवस्था किया गया था। अब जरा देखिएगा, यहाँ से एक पॉइंट हमने सीखा है कि यहाँ से क्या किया गया है? द्वैध शासन की व्यवस्था। ये द्वैध शासन, जरा आइए द्वैध शासन को समझते हैं कैसे क्या क्या चीजें की गई हैं। देखिएगा, अब देखिएगा इसमें क्या किया? द्वैध शासन वाला प्रावधान को शक्तियों को दो भागों में बांटा गया, एक तो केंद्र और दूसरा किसमें बांटा गया भैया? प्रांत में। एक केंद्र में बांटा गया, दूसरा किसमें बांटा गया? प्रांत में बांटा गया। अब केंद्र में इसे द्विसदनी विधायिका का निर्माण किया गया।
द्विसदनी, एक तो विधानसभा एक राज्यसभा, जिसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो राज्यसभा का आर्टिकल क्या है भैया, राज्यसभा का आर्टिकल क्या 80 है। और विधानसभा को ध्यान देना, जिसको हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं, राज्यों में से विधानसभा कहते हैं और केंद्र में से क्या कहते हैं, लोकसभा के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना है, अगर विधानसभा कहेंगे तो इसका आर्टिकल अगर मान लीजिएगा, अभी मैं केंद्र के हिसाब से बता रहा हूँ भैया, केंद्र के हिसाब से 81, तो उस समय कुल कितने सदस्य थे, 145 थे, और इस राज्यसभा में कितने सदस्य थे, 60 सदस्य थे। जिसमें से ध्यान देना है, अगर ध्यान देना विधानसभा के सदस्य थे उनका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष था, और चुनाव कैसा होता था, प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट जनता इन्हें क्या करती थी, चुनती थी। वहीं उसमें से 41 सदस्यों को क्या करते थे, मनोनीत करते थे, मतलब चुना जाता था। और उसमें से 104 सदस्यों का क्या होता था, निर्वाचन, मतलब 145 सदस्य थे, जिसमें से 41 को चुना जाता था और इसके अलावा 104 को क्या किया जाता था, निर्वाचित किया जाता था। बात समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ अगर राज्यसभा में देखेंगे कितने सदस्य थे, 60 थे, जिसमें से 27 को क्या किया जाता था भैया, मनोनीत किया जाता था, 33 को क्या किया जाता था, निर्वाचित किया जाता था। अब इनका भी चुनाव कैसा था, प्रत्यक्ष था, और उनका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष। जबकि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, और लोकसभा कार्यकाल लोक सदस्य कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इनकी एंट्री कितने वर्ष को होती है, 30 वर्ष को होती है, तो उनकी एंट्री कितने होती है, 25 वर्ष को होती है। अभी जब हम लोग अगला अपना टॉपिक लेके आएंगे तो हम बताएंगे, अभी तो हम लोग हिस्टोरिकल लाइफ चल रहे हैं। तो हिस्टोरिकल लाइफ ये ध्यान देना है, तो केंद्र के लेवल पे इसे भी 2 सदनों में बांटा गया था, और ध्यान देना प्रांत के लेवल पे एक तो उत्तरदायी शासन था, एक द्वैध शासन था। उत्तरदायी शासन मतलब क्या हुआ भैया, 1919 अधिनियम के पहले का कानून, मतलब 1919 अधिनियम के पहले जो नियम संचालन हो रहे थे उस समय कैसा शासन चल रहा था, उत्तरदायी। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया है, द्वैध शासन। और द्वैध शासन में जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, गवर्नर। द्वैध शासन का प्रमुख कौन होता था भैया, गवर्नर होता था। और इस गवर्नर को ध्यान देना, इनको 2 भागों में बांट दिया गया था। तो इसमें से कुछ काम तो मंत्रिपरिषद करेगा, कुछ भी काम कौन करेगा, मंत्रिपरिषद करेगा। इसमें से आरक्षित विषय के रूप में क्या क्या चुना गया था, न्याय को, वित्त को एवं राजस्व को। न्याय, वित्त एवं राजस्व को चुना गया था, किसके लिए, जो कौन करेगा, कुछ काम परिषद जो करेगी। वहीं मंत्रियों के सलाह पर कुछ कार्य किया जाएगा, जिसमें हंतासी विषय थे, न्याय, वित्त एवं राजस्व। न्याय, वित्त एवं क्या था, राजस्व। अब देखेंगे 2022 में आईएएस में यहाँ से क्वेश्चन आया था। अभी जस्ट जैसे ये टॉपिक मैं खत्म कर लूँगा तो उसके बाद इसके मैं आपको टोटली PYQ लेके आऊँगा। अब देखिएगा PYQ लगाइएगा इस क्लास को खत्म करने के बाद, आप देखिएगा PYQ का एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, सारे क्वेश्चन यहाँ से हल हो जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। इसके जस्ट मैं आपको PYQ करवाऊँगा अगले क्लास में। तो यहाँ तक की बातें समझ आ गई भैया? अगर समझ में आ गई तो आप लोग सर्च कर ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखिएगा अगर मैं आपको आगे बात करूं तो ध्यान देना है, 1919 अधिनियम को चेक करने के लिए इन्होंने क्या बनाया था, साइमन कमीशन बनाया था। क्या बनाया गया भैया, साइमन कमीशन बनाया गया था। और साइमन कमीशन बनाया क्यों गया था, 1919 अधिनियम कितना कारगर साबित हुआ है, कितना कामयाब है। तो ये 1927 में ध्यान देना है, साइमन कमीशन बनाया गया, पर भारत यह 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है। पर इसमें दरअसल बात क्या थी, इसमें कुल साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, और 7 के 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। अब बताइए, ये भारत की स्थिति के बारे में आए हैं जानने के लिए, जिसमें एक भी भारतीय नहीं शामिल है, तो बताओ भारत की स्थितियों को कोई कैसे जान सकता है। अगर मैं ही आपको कहूँ आपके क्षेत्र का मैं विवेचना करने जा रहा हूँ, अब आपके क्षेत्र की जानकारी मुझे है ही नहीं, तो मैं कैसा विवेचना करूँगा जी? क्या वो अच्छा विवेचना मैं कर पाऊँगा? कभी नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ आपकी मदद चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि आप वहीं के रहने वाले हैं, तो आपको उसकी जानकारी क्या है, अधिक होगी। तो इसीलिए ध्यान देना है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, 7 के 7 अंग्रेज थे, इसीलिए इस आयोग को क्या किया, भारतीयों ने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। भारतीयों ने क्या कर दिया भैया, बहिष्कार कर दिया। तो वही सारी बातें इसमें डिटेल में लिखी गई हैं। आइए अंडरलाइन फटाफट कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा, 1919 एक्ट के तहत भारत की प्रगति को देखने के लिए 10 वर्षों के बाद एक आयोग बनाया गया। क्या किया गया, भारत की प्रगति, क्योंकि 1900 भारतीयों ने मांगा संविधान, तो इन्होंने दिया 1919 का एक्ट। और उस 1919 एक्ट का प्रभाव देखने के लिए इन्होंने क्या बनाया था, साइमन कमीशन, जिसमें 7 के 7 क्या थे, अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में 7 सदस्यीय
साइमन आयोग का गठन हुआ, जिसमें सभी के सभी सदस्य क्या थे भैया? अंग्रेज थे। सभी सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों ने इसका क्या किया? विरोध किया और यह 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि 1927 था कि 28 था। तो 27 ध्यान देना बेटा, ये ब्रिटेन में था। भारत का पहुंचा है तो भारत ये 3 फरवरी, भारत का पहुंचा है 3 फरवरी 1928 को। भारत का पहुंचा है 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा है। और जब ये भारत पहुंचा तो इसके ध्यान देना, ऊपर जो मैंने नाम लिखा है ये सभी इनको क्या किया है? विरोध किया है। जैसे देखिए मद्रास से 1927 में एम.एन. राय अंसारी ने इसका क्या किया? विरोध किया। लखनऊ से खलीकुज्जमा ने इनका क्या किया? विरोध किया। बम्बई से महात्मा गांधी ने विरोध किया और लाहौर से लाला लाजपत राय। अब यही ध्यान देना केस आगे चल के बड़ा हाईलाइटेड होगा भैया, क्योंकि लाला लाजपत राय को क्या करता है? जेपी सैंडर्स नाम का एक अधिकारी था जिसने लाठी से मरवा के इनकी क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। और कह सकते हैं वहीं से आज़ादी की तूल बड़ी तेजी से पकड़ लेती है। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि कैसे वहाँ पे लाला लाजपत राय का लाठी के द्वारा मृत्यु होने पर आज़ादी को किस तरीके से और ज़्यादा भारतीयों के अंदर एक गुस्सा आ गया, जोर सा आ गया। अब वहाँ से एकदम दृढ़ संकल्प ले लिया कि अब अंग्रेजों को यहाँ से क्या करना है? भगाना ही है। आइए देखते हैं तो वही चीज़ें 30 अक्टूबर क्या हुआ? 30 अक्टूबर 1928 को जॉन स्टॉक के कहने पर, जॉन सार्डन होना चाहिए, जॉन सार्डन के कहने पर लाहौर पुलिस अधिकारी, लिखा था भाई, सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। जॉन सार्डन के कहने पर लाहौर के अधिकारी जेपी सार्डन के ने लाठी चार्ज कर दिया और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जेपी सार्डन के कहने पर क्या किए? पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो ये बड़ी ही समस्या थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस एक्ट के तहत लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई? तो कभी कभी पूछ सकता है 1919 एक्ट का ही समीक्षा करने आया था कौन? साइमन आयोग। इसके बाद साइमन रिपोर्ट को शिव स्वामी अय्यर ने, भैया शिव स्वामी अय्यर थे, इसके बारे में टिप्पणी है। शिव स्वामी अय्यर ने कहा यह कूड़े की टोकरी है। क्या कहा? यह कूड़े की टोकरी है, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि के साथ अंग्रेज थे और ये भारत के बारे में क्या समीक्षा करेंगे। उसके साथ साइमन रिपोर्ट का सहयोग किसने किया भैया? देखो कुछ लोगों ने साइमन कमीशन का सहयोग भी किया है। जैसे मद्रास की एक जस्टिन पार्टी थी, उसने क्या किया? सपोर्ट किया। वही अंसारी ने इसका क्या किया? विरोध किया। पंजाब की यूनिवर्सिटी पार्टी ने क्या किया? सपोर्ट किया। वही मुस्लिम लोग की राकी गुट जो था उसने भी क्या किया? सपोर्ट किया। देखो भाई, मुस्लिम अंग्रेजों के पक्ष में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? पृथक निर्वाचन का मांग किया था। अब पृथक निर्वाचन का मांग इन्होंने 1909 के एक्ट में मिल गया था। तो इन्होंने जो बात कही थी उसकी बात अंग्रेजों ने सपोर्ट कर लिया था, इसलिए अंग्रेजों की बातें मानने के लिए क्या करेंगे? तैयार रहेंगे। पर ये पगलों को ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि अंग्रेज क्या थे? एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक कहीं ना कहीं जहर का बीज बो रहे थे, जो ये मुसलमान भाई वर्ग नहीं समझ पाया, जो आज के समय में, वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा बन के हमारे सामने हुआ है, हमारे देश पर मंडरा रहा है। हम तो इसमें तो हमको सशक्त नमन करना चाहिए हमारे इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने कहिए कि 1971 में क्या किया? वहाँ डिवाइड करवा के बांग्लादेश को एक नया देश बनवा दिया और इधर पाकिस्तान अलग कर दिया। मतलब पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करके एक नए देश के रूप में तब्दील करा दिया। नहीं सोचिए, भारत को दोनों तरफ से अटैक होता तो कितनी माइंडेड थी। पर ये उस समय के जो मुसलमान भाई थे ये बात नहीं समझ पाए, जो पाकिस्तान का अलग से मांग कर दिया। अब बताओ, छोटा सा पित्ती से पाकिस्तान, बताओ तुम अलग होके क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे? पर क्या करोगे? तो ध्यान देना है, मुस्लिम लीग की क्या किए? ये सभी तीनों ने क्या किया था भैया? समर्थन किया था। अब ये सभी के सभी ने क्या किया था भैया? ध्यान देना, ये सभी ने क्या किया था? विरोध किया था। ये कौन थे? जिन्होंने साइमन कमीशन का क्या किया था? विरोध किया था। अब ये सभी क्या थे? इन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। और अब साइमन कमीशन से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, साइंस आप कर लीजिएगा। साइमन कमीशन आयोग कब आया? वहाँ से चला कब? 1927 में। भारत कब पहुँचा? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में कुल अंग्रेज थे। इनका सभी लोगों ने क्या किया? विरोध किया और गो बैक साइमन का क्या किया? नारा दिया। इसमें पूछा जाए कौन कौन ने विरोध किया है? तो एम.एन. अंसारी कहाँ से किए? मद्रास से। लखनऊ से खलीकुज्जमा किए। मुंबई से महात्मा गांधी किए। लाहौर से लाला लाजपत राय किए। और इधर से ये सभी क्या किए थे? सपोर्ट किए थे। आइए इसके बाद हमारा लास्ट एक्ट बचता है अब क्या? 1935। क्योंकि अभी देखिएगा, मैं सिर्फ अभी एक्ट पढ़ा रहा हूँ। अभी हम लोग फिर से चलेंगे, पीछे थोड़ा सा आएंगे। जब मैं संविधान का निर्माण चालू करूंगा तो वहाँ थोड़ी से फिर आएंगे पीछे कि कब संविधान की मांग की गई। संविधान की जब मांग की जाएगी तो वहाँ पीछे जाएंगे। जैसे अभी हम लोग 1885 में चलेंगे,
ठीक है। बाल गंगाधर ने क्या किया था, संविधान का मांग किया था। तो जहाँ जहाँ मांग की गई वहाँ फिर से हम लोग पीछे आएंगे। फिलहाल अभी हम लोग केवल संवैधानिक एक्ट के तहत पढ़ रहे हैं कि जो जो अंग्रेजों ने अधिनियम लाया था। आइए अगला एक्ट हमारे पास क्या है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। देखिएगा यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बनता है। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों को भी इस पृथक निर्वाचन मंडलों के प्रावधान के हेतु विधानमंडल में स्थान रक्षित किया गया। अब देखिए भैया, अगर निर्वाचन के सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करेंगे तो सांप्रदायिक निर्वाचन की अगर हम लोग बात करते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन, तो देखिएगा इसको इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। अब सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करेंगे तो ध्यान देना इसमें कौन आते हैं, मतलब जो कम लोग हों। तो ध्यान देना है 1909 के तहत किसको किया गया, मुस्लिम संप्रदाय को किया गया, मुस्लिम संप्रदाय किया गया। वहीं 1919 एक्ट के तहत मुस्लिम संप्रदाय तो इसमें था। इसके अलावा कौन आ गया भैया, इसमें सिख आ गए थे। कौन आ गए थे, सिख आ गया था। इसके साथ ध्यान देना मुस्लिम, सिख और ईसाई कौन आ गए थे भैया, ईसाई। इनको कब सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल किया गया, तो 1919 में। और वहीं 1935 में किसको शामिल किया गया, तो 1935 में ध्यान देना दलित वर्ग, महिला, इनको कब मौका मिला, महिला और प्लस जो श्रमिक थे, मजदूर थे, क्योंकि ये सभी अभी भी वोट नहीं देते थे। पर इन तीनों को भी वोट देने का अधिकार कब मिल गया, सांप्रदायिक निर्वाचन में मौका कब मिल गया, तो 1935 में। इस तरीके से आप चाहिएगा तो 1935, 1919, 1909 जो सांप्रदायिक निर्वाचन से ताल्लुक रखेगा तो उसे एक ग्राफ बना के रख लेंगे तो आपको याद करना क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, आइए इसके अलावा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी, अब देखो अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल क्या है प्यारे, 123 है। 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत, परंतु यह प्रावधान भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में धारा 42 और 43 में प्रेरित है। मतलब कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हमारा अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत, अगर पूछा जाए इसका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 1935 के अधिनियम से क्या हो रहा है भैया, मिल रहा है। वहीं इस अधिनियम के तहत संवैधानिक निरंकुशता को सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया कि संविधान क्या होगा, निरंकुश होगा, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा संविधान के क्या होगा, अंदर होगा। मतलब यहाँ संविधान को महत्व क्या किया गया है, दिया गया है। इस अधिनियम के तहत भारतीय संघ में स्थापना की गई और संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। अब देखिएगा अगर न्यायालय की मामला आएगा तो न्यायालय के बारे में आप याद करेंगे भैया, न्यायालय के बारे में आपको 2 एक्ट याद करना है। एक तो एक्ट 1773 याद करना है, जिसमें ध्यान है 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई भैया, दोनों में क्वेश्चन याद रखिएगा। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई है, तो 1935 में की गई संघीय न्यायालय। बात समझ पा रहे हैं, तो ध्यान देना इस तरीके से आप ग्राफिंग करते चलेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसान होगा। न्यायालय की स्थापना की, इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया, जो 3 अनुसूचियों में। जो वर्तमान समय में आप अनुसूचियां पढ़ेंगे तो मूल संविधान में हमारे कुल कितनी अनुसूचियां हैं भैया, तो ध्यान देना मूल संविधान में अगर अनुसूचियों की बात करेंगे तो पहले कितना था, 8 थे। वर्तमान में कितना है, 12। तो उस समय 1935 में भी अनुसूचियां मंगाई और 3 बनाए गए। कितने बनाए गए भैया, 3 बनाए गए। एक तो संघ सूची था जिसमें 59 विषय थे, राज सूची था 54 विषय थे, समवर्ती सूची था जिसमें 36 विषय थे। अगर संघ सूची है तो इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको था, केंद्र सरकार को। किसको है भैया, कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। अगर राज्य सूची है इसमें कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। और वही समवर्ती सूची है तो ध्यान देना प्यारे, राज्य एवं केंद्र दोनों मिलकर बनाएंगे, राज्य एवं केंद्र दोनों मिलकर बनाएंगे। पर हाँ, अगर मान लो कोई ए नाम का कानून है, इस पे राज्य ने पहले कानून बना दिया। क्या बना दिया, राज्य ने कोई कानून बना दिया, पर सिर्फ राज्य बनाएगा तो उसके राज्य के अंदर ही लागू होगा। जैसे यूपी सरकार बनाती है तो यूपी के अंदर ही तो लागू होगा। पर अगर इसी ए पर केंद्र को लगता है ये नियम सही है, इसी पर अब केंद्र सरकार ने ये ही विषय पे कानून बना दिया, तो राज्य कानून को रद्द कर दिया जाएगा और जो केंद्र ने कानून बनाया था वो संपूर्ण भारत में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। मतलब कहीं न कहीं समवर्ती सूची में शक्तियां जरूर है राज्य को, पर अगर एक ही सब्जेक्ट पे अगर केंद्र भी कानून बना देता है, राज्य भी कानून बना देता है, तो राज्य के कानून को वहाँ क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और केंद्र के कानून को लागू कर दिया जाएगा, जो संपूर्ण भारत में कार्य करेगा। इसके बाद ये जो 3 अनुसूचियों में नहीं आती थी उन्हें हम लोग अवशिष्ट शक्तियाँ कहते थे, अवशिष्ट सूची बोलते थे।
और उस अवशिष्ट सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको था भैया? केंद्र सरकार का था। जब आप अभी संविधान अपना पढ़ेंगे, वर्तमान परिदृश्य में हम जब अंदर इंटर करेंगे तो वहाँ भी बातें सीखने को मिलेगा। अब पूरी अनुसूचियों वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही डाला है, आप चाहिए तो वहाँ जाकर प्ले लिस्ट से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात समझ आए भैया? तो ध्यान देना है, संघ सूची में कानून बनाने किसको अधिकार है? केंद्र सरकार को है। और राज्य सूची पे किसको कानून बनाने का अधिकार है? तो ध्यान देना, समवर्ती राज्य सरकार को, और समवर्ती पे क्या करेंगे? दोनों मिलकर। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करके केंद्र और में द्वैध शासन को लागू किया। मतलब जो प्रांतों में 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन था, पर 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया भैया? चालू कर दिया गया। आई बात क्लियर? दूसरी बात, इसी अधिनियम के में अखिल भारतीय महासंघ की भी स्थापना किया गया। इसी अधिनियम में क्या किया गया? अखिल भारतीय के भी क्या किया गया? स्थापना किया गया। इसके साथ साथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू किया गया। मतलब ब्रिटिश भारत में स्वायत्तता मतलब स्वतंत्र है। इसके साथ भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, जिसके तहत 10 अनुसूचियां, 14 भाग और 321 अनुच्छेद अंकित थे। मतलब कह सकते हैं भारतीय संविधान में अगर पूछा जाए पूरे संविधान पे किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो आप कह सकते हैं भारतीय संसद अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। इस अधिनियम के तहत 1937 का इलेक्शन 11 प्रांतों में हुआ। ध्यान देना है, इस अधिनियम के तहत 1937 में 11 प्रांतों का क्या हुआ? इलेक्शन भी हुआ। और इसी के तहत ध्यान देना है, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल का भी व्यवस्था किया गया। ये सारे पॉइंट आपने जो भी देखा अभी तक, ये सारे पॉइंट भारतीय सरकार अधिनियम के तहत है। तो हमने क्या किया भैया? देखेंगे 1800 हमने पूरा क्या किया, एक तरीके से अगर देखा जाए तो 1935 का अधिनियम पढ़ा हम लोग ने, उसके बाद साइमन कमीशन पढ़ा, साइमन कमीशन पढ़ लिया। इसके बाद 1909 का एक्ट पढ़ा, फिर 1892 पढ़ा, फिर उसके बाद 1861 पढ़ा, फिर 1858 पढ़ा,